सबा को इसका अंदाज़ा है बिकॉज़ शी वाज इन द लास्ट कोर्स। तो हमारा 12 क्लासेस का ये कोर्स होगा और इंटरैक्टिव सेशन होगा हर क्लास में। ठीक है, ये कोई लेक्चर बेस्ड नहीं है, इट इज़ इंटरैक्टिव डिस्कशन बेस्ड कोर्स। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक चीज़ ये है कि आप किसी भी इल्म को एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की नज़र से देखें, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट कर दें, कुछ को एक्सेप्ट कर लें, इट्स अपॉन यू। बट दिस कोर्स इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। कि पहली चीज़ ये है कि हम अंडरस्टैंड करें चीज़ों को एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या चीज़ हमारे लिए हमें सर्व करेगी, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमें सही लगता है, क्या हमें रिजेक्ट करने के लिए है हमारे पास। तो दिस इज़ अपॉन यू, दिस कोर्स इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ हीलिंग से मुराद ये है कि सेल्फ हीलिंग अपनी ज़ात को डिवेलप करना, अपनी ज़ात के अंदर जो साइकोलॉजिकल या जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो अपनी ज़िंदगी में जो ट्रॉमास आते हैं, उन ट्रॉमास के रिस्पॉन्स में जो चीज़ें हम अपने अंदर होल्ड करते हैं, इमोशंस, थॉट्स, वो अगर नेगेटिव हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या इमोशनल डिस्ट्रेस का बाइस हैं, या हमारे वो पैटर्न्स जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर या थ्रू आउट द लाइफ डेवलप हुए में, और उनमें से कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो कि हमारी नॉर्मल लिविंग में प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो सेल्फ हीलिंग में हम इन चीज़ों को अपनी ज़ात को डिस्कवर करते हुए, अपनी ज़ात की अवेयरनेस जो है उसके ऊपर काम करते हुए हम उनकी रेगुलेशन के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको? अब ठीक आ रही है आवाज़? नहीं, आवाज ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दूर से आ रही है, जैसे वैक्यूम होता है ना। अच्छा, अभी आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज़? थोड़ी बेहतर है अभी। सही, चले, वी विल सी इंशाल्लाह। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, मे बी उसकी वजह से हो, बट एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा माइक को क्लोज करके थोड़ा सा इसको लाउड कर लूँ ताकि आपको क्लियर आवाज़ आ जाए। तो सेल्फ हीलिंग जो प्रोसेस है, बेसिकली वो अपनी ज़ात को पहचानते हुए, उसको डिस्कवर करते हुए, सेल्फ खुद आगही के ज़रिए से अपनी जो साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनका तायुन करना, उनको रिकग्नाइज करना, और अपनी लाइफ के जो ट्रॉमास हैं, ऐसे ट्रॉमास जो कि आपके ऊपर कुछ असरात छोड़ के गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सेस आपको देकर गए हैं, और ये रिस्पॉन्सेस आपकी नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स की सूरत में हो सकते हैं, जिनकी वजह से कुछ डिसफंक्शनल बिहेवियर्स हमारे अंदर समटाइम्स क्रिएट हो जाते हैं हमारी ज़ात में। तो इन सब चीज़ों को रिकग्नाइज करके, अंडरस्टैंड करके, इनकी रेगुलेशन के ऊपर काम करना और अपनी ज़ात की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना, यानी अपनी फितरत की तरफ वापस आना, ये है सेल्फ हीलिंग। इसका एक जो ब्रीफ और जनरल कॉन्सेप्ट हम कहेंगे कि सेल्फ हीलिंग व्हाट इज इन एक्चुअल। और इसके साथ साथ हमारी अर्ली लाइफ में, हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस पर और थ्रू आउट द लाइफ हमारे जो पैटर्न्स डेवलप होते हैं डिफरेंट चीज़ों से, जैसे जब हम दुनिया में आते हैं तो आने के बाद हम तरबियत के एक मरहले से गुजरते हैं, एक खास किस्म के माहौल में से हमारा साबिका पेश आता है। इसी तरह हम स्कूल्स में जाते हैं, हम डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम बहुत सारी जगहों से हम कुछ पैटर्न्स अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारे सोचने के कुछ अंदाज बन जाते हैं। बहुत सारे वाकयात हमारे साथ पेश आने वाले तजुर्बात के नतीजे में हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स रिटेन्ड होती हैं जो कि रिक्रिएट होती हैं बार बार हमारी जिंदगी में,
और उनकी रिक्रिएशन के साथ कुछ नेगेटिव पैटर्न्स भी अटैच होते हैं जिनके ऊपर हमारा बिहेवियर कुछ ना कुछ अपीयर हो रहा होता है और हम किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का शिकार होते हैं। तो सेल्फ हीलिंग जो प्रोसेस है वो अपनी जात की ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करना है। और ये किस तरीके से होता है, इसके दो तरीके हैं आमतौर पर जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक तरीका ये है कि आप एक्सपर्ट के साथ काम करें। एक्सपर्ट सेल्फ हीलिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आम जो हमारी कन्वेंशनल साइकोलॉजी में जो प्रैक्टिस चल रही है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस है, जबकि सेल्फ हीलिंग बिलोंग करती है होलिस्टिक साइकोलॉजी से। These two are different school of thoughts, entirely different from each other. तो अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी उनकी एक अलग फील्ड है और हमारे यहाँ चूंकि एकेडेमिया में ज्यादातर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस चलती है। सो हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स वर्क कर रहे हैं वो ज्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स, उनकी असेसमेंट हिस्ट्री एंड देन वो जो एक फिक्स्ड इलाज का उनका एक पैटर्न है वो उस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट सेल्फ हीलिंग जो है इट्स अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, इट्स अ होलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। और अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इसकी बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पर हमारे जो HEC जो हमारा एकेडेमिया है इसके अंदर ये एजुकेशन मौजूद नहीं है साइकोथेरेपी की। बट जो UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं होलिस्टिक साइकोलॉजी में ट्रेन साइकोथेरेपिस्ट जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो आई बिलोंग टू वन ऑफ द UK स्कूल ऑफ काउंसलिंग जो कि होलिस्टिक साइकोलॉजी के यानी आई एम डूइंग साइकोथेरेपी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो मेरी एजुकेशन है एकेडेमिया की, बट आई डू नॉट प्रैक्टिस दैट स्कूल ऑफ थॉट। तो आई एम डूइंग साइकोथेरेपी। अब ये साइकोथेरेपी जो है दिस इज सेल्फ हीलिंग, जो कि होलिस्टिक जो तरीके हैं, यानी होलिस्टिक से मुराद ये है कि आपकी अपनी जात के अंदर ही जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हैं उनके कॉजेज मौजूद होते हैं और उन कॉजेज को डिस्कवर करके होलिस्टिकली हम अपनी जात के अंदर मौजूद रिसोर्सेज जो हीलिंग के लिए मौजूद होते हैं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मौजूद होते हैं, वो भी हमारी होलिस्टिक साइकोलॉजी का बिलीव है कि वो भी हमारी फितरत हमारी जात के अंदर ही मौजूद होते हैं, उन तक हमारी एक्सेस नहीं होती। क्यों एक्सेस नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपनी जात से अवेयर नहीं होते। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ हीलिंग, कि हम अपनी जात को पहचाने, हमारी जात के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फोर्सेस हैं जो काम करती हैं हमारा बिहेवियर डेवलप करने के लिए, और वो किस तरीके से डेवलप होती हैं, किस तरीके से हम उनको रीडेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक इंसान की फितरत, उसकी जात के अंदर ही मौजूद होते हैं ये सारे रिसोर्सेज। एक एक्सपर्ट पर्सन जो होता है वो एनेबल करता है, सपोर्ट करता है एक पर्सन को अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करने में, एंड देन उसकी सेल्फ रेगुलेशन में उसको सपोर्ट करता है, उसके अपने अंदर के रिसोर्सेज तक ही एक्सेस करता है, उसको डिस्कवर करता है उसके साथ मिलके और उसको हेल्प आउट करता है उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी जात को ट्रांसफॉर्म करने में। तो एक तरीका ये है कि आप एक्सपर्ट के साथ अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करें, और दूसरा तरीका जो है आमतौर पर जो हमारे यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट पर जिस तरीके से लोग काम करते हैं वो सेल्फ हेल्प का तरीका है, यानी खुद से चीजों को लर्न करके, उनको एक्सप्लोर करके, सीख कर अपनी जात के ऊपर अप्लाई करके प्रैक्टिकली अपनी जात की डेवलपमेंट पे काम करना। तो ये दो तरीके होते हैं। जो पहला एक्सपर्ट के साथ काम करने का तरीका है वो एक्सपेरिएंशियल प्रोसेस है पूरा, जबकि सेल्फ हेल्प का प्रोसेस जो है ऑफ कोर्स के उसमें एक इंसान एक्सपर्ट नहीं होता, उसकी बकायदा ट्रेनिंग नहीं होती इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इन सारी चीजों के ऊपर। सो सेल्फ हेल्प से जो मेरे एक्सपीरियंस में
बाज लोगों के लिए ये चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और एक्सपर्ट के साथ इसमें ज्यादा जो है वो इन माय एक्सपीरियंस आसानी होती है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वो सेल्फ हेल्प के थ्रू भी बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, एंड इट्स ट्रू कि सेल्फ हेल्प के थ्रू आप बहुत सारी अपनी प्रैक्टिसेस करके, इस्तेमाल करके, चीजों को लर्न करके आप इस्तेमाल करते हैं। और लर्निंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दोनों तरीके से आप काम करते हैं, दोनों का एसेंशियल पार्ट है लर्निंग। बट एक्सपर्ट के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, खासकर ट्रॉमा के ऊपर जो हमारे जदीद रिसर्चेस हैं वो ये प्रूव करती हैं कि इट्स वेरी एसेंशियल कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम करें, बिकॉज एक इंसान जब अपने वूंड्स के ऊपर काम करता है तो उसको कांस्टेंट सपोर्ट, कांस्टेंट एक्नॉलेजमेंट, कांस्टेंट कनेक्शन की जरूरत होती है हील होने के लिए। तो दैट इज द थिंग कि ह्यूमन कनेक्शन, तो एक जो रिलेशनल, जो होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट होता है वो इस चीज में भी उसको ट्रेन किया जाता है कि वो किस तरह एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप के थ्रू अपना जो क्लाइंट है उसको हीलिंग में सपोर्ट करता है। तो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस बुनियादी तौर पर अपनी जात की सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू, सेल्फ कंट्रोल को अचीव करना है, अपने बिहेवियर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो कोर्स में हम लोग यही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको लर्न करेंगे। 12 वीक्स का हमारा ये एक्सपेरिएंशियल इंटरैक्टिव कोर्स होगा। एक्सपेरिएंशियल इसलिए क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड हम एक असाइनमेंट करेंगे, और वो असाइनमेंट हम, अगर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी विलिंगनेस हो तो हम उसको क्लास में भी थोड़ा बहुत प्रोसेस कर सकते हैं एक हद तक, और बाद में वो आपको आपकी पर्सनल प्रैक्टिस के लिए वो असाइनमेंट ग्रुप में पोस्ट कर दी जाएगी जो आप पूरा वीक में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं आप उनको एक्सेस करके, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रिलैक्सेशन के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सेस करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आपका लास्ट पर, जिसमें आप अपने डिस्कशन के दरमियान में भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप सेशन खत्म, डिस्कशन खत्म होने के बाद भी अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो ये होगा फर्स्ट वीक के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे बिहेवियर की जो बुनियादें होती हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इंसान के इमोशंस क्या होते हैं। वी विल अंडरस्टैंड द इमोशंस, जज्बात। देन वी विल अंडरस्टैंड द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। एटीट्यूड कहते हैं थॉट पैटर्न को, आपके तर्ज फिक्र को। तो दो चीजें हैं हमारी जात के अंदर, एक हमारी फिजिकल रियलिटी है, एक हमारी नॉन फिजिकल रियलिटी है। इमोशंस, जज्बात जो हैं, जितनी भी न्यू रिसर्चेस हैं वो ये प्रूव करती हैं कि जज्बात हमारी फिजिकल रियलिटी है। फिजिकल रियलिटी क्या होती है कि आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है जज्बात को लेकर जो कि हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी तरह आपका न्यूरल पैटर्न्स का भी एक सिस्टम होता है, और आपके जज्बात की डेवलपमेंट, उसकी जो पैदावार है उससे भी एक पूरा सिस्टम, फिजिकल प्रोसेस बर्पा होता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे जब हम खुराक अंदर ले जाते हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे ब्रेक डाउन होता है फूड का और वो डाइजेशन होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई जज्बा महसूस करते हैं तो उससे रिलेटेड एक हार्मोनल सिस्टम होता है हमारे, जो ब्रेन से अटैच होता है। ब्रेन के अंदर हमारा एक पूरा जो है न्यूरोसाइकोलॉजी के मुताबिक एक पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। सो वी विल अंडरस्टैंड कि वो प्रोसेस क्या होता है इमोशंस को लेके, और किस तरीके से हम उस पर अवेयर रहकर अपनी इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगी उस चीज की तो हम उसकी रेगुलेशन पर कैसे काम कर पाएंगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको नहीं पता कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है, तो अब आप मे बी आप नमक खाते रहे और आपका ब्लड प्रेशर हाई होता रहे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस वजह से हो रहा है। तो
बिल्कुल यही इमोशंस का भी सिस्टम है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि इमोशंस जो हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, जो हमारे अंदर हार्मोन्स एक सिस्टम चल रहा है, वो किस तरीके से अराइज होता है, और जब वो होता है तो हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या हमारे लिए एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको अंडरस्टैंड करके हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी वो फिजिकल रियलिटी क्या है। तो इमोशंस को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे ब्रेन में क्या प्रोसेस होता है सारा हमारे इमोशंस को लेके। इसी तरह एटीट्यूड्स जो होते हैं, यानी हमारे तर्ज फिक्र, थॉट पैटर्न्स, ये हमारी नॉन फिजिकल रियलिटी होती है, यानी वो रियलिटी जिसका के कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं होता। सोचें हमारी जो होती हैं वो हमारे नॉन फिजिकल लेवल पर होती है। तो ऑल्दो कि ये इंटरकनेक्टेड हैं दोनों चीजें, इमोशंस और थॉट पैटर्न्स। जैसे ही आपके इमोशंस अराइज होते हैं किसी भी आउटर ट्रिगर के आने पर, वैसे ही साथ में आपके थॉट पैटर्न्स का सिस्टम भी, आपकी थॉट्स भी जो है वो ट्रिगर हो जाती है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन दोनों की बेस पर, इन दोनों ये अंडरलाइन रूट्स हैं जिनकी बुनियाद पर बिहेवियर जो है वो आपका अपीयर होता है। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक जो शऊरी तर्ज जिंदगी है अपनी सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, वो क्या है, और एक वो लाशऊरी तर्ज जिंदगी है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है लेकिन हम नमक खाते रहते हैं रोजाना की बुनियाद पे, तो ये अनकॉन्शियस लिविंग है। इसी तरह अगर हम ये जान लेते हैं कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और फिर हम उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी ज़ात को रेगुलेट करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिनसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो राइज हो सकता है। तो दिस इज योर लाइक अ ब्रीफ एग्जांपल ऑफ कॉन्शियस लिविंग स्टाइल, कि हम शऊरी तौर पर चीज़ों को जानकर उसके मुताबिक शऊरी तर्ज जिंदगी को इख्तियार करें। तो इसको भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये शऊरी और लाशऊरी तर्ज जिंदगी क्या होता है। ये हमारे पास एक मॉडल है जो आपके बिहेवियर को शो करता है। एक आइसबर्ग की सूरत में इसको दिखाया गया है, और आइसबर्ग की सूरत में डिपिक्शन का मकसद ये है कि ये जो हमें आउटलाइन बिहेवियर नजर आता है किसी भी इंसान का या हमारा अपना, दिस इज इतना पार्ट है आपके, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो आइसबर्ग है इसका ज्यादातर हिस्सा अंदर होता है पानी के, जबकि बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा अपीयर होता है, जो दिखाई देता है, जो विजिबल होता है। सो जो विजिबल चीज होती है वो हमारा बिहेवियर होता है, लेकिन ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है हमारी जात का। ज्यादा हिस्सा जो होता है वो इसके रूट कॉजेज होते हैं जो कि अंडरलाइन होते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा उसको देखा कि अंडरलाइन कॉजेज क्या होते हैं, हमारी फीलिंग्स या इमोशंस और हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं। तो आइसबर्ग से दिखाने का मकसद ये है। अब सेल्फ हेल्प का जो हमने कहा कि एक तरीका है अपनी जात पर काम करने का, तो मोस्टली लोग जो सेल्फ हेल्प के तरीके से काम करते हैं वो सिर्फ इस लेयर के ऊपर काम करते हैं। इन चीजों से, इन चीजों को नजरअंदाज करके, इन चीजों को जाने बगैर, इन तक एक्सेस किए बगैर, इनको हील किए बगैर वो सिर्फ बिहेवियर्स के ऊपर काम करती है। तो जितनी भी हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प की अप्रोचेस हैं वो ज्यादातर सिर्फ आपके बिहेवियर को एड्रेस करती है, यानी एक नेगेटिव बिहेवियर जो नजर आ रहा है ये उसके बिलमुकाबिल पॉजिटिव बिहेवियर है, और इसको इन इन टेक्निक से आप डिवेलप करें अपनी जात में। तो इस तरीके में क्या फ्लॉ होता है इन माय व्यू, ठीक है, कुछ लोग वे भी इस तरीके से भी बहुत से बिहेवियर्स डेवलप कर लेते हैं अपने, बट ये जो अंदर की तकलीफ होती है वो बिहेवियर डेवलप करने, पॉजिटिव रवैया फॉलो करने, उसको प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ये जो आपके अंदर की तकलीफ होती है ये समहाउ रिलीज नहीं हो रही होती, इसका हल नहीं हो पा रहा होता। तो बहुत से लोग हमारे पास इस एक्सपीरियंस के साथ आते हैं जो ये कहते हैं कि हम एक अरसे से अपने बिहेवियर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारी
चीजें लर्न की हैं, बहुत टेक्निक्स हमने यूज की हैं, सेल्फ हेल्प की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और अपने बिहेवियर्स में बहुत काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो ट्रिगर है, जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें इमोशनल पेन अंदर फील होती है, वो हमारी उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता। तो आपकी जो एक्सपर्ट के साथ वर्क करने की जो अप्रोच है, यानी सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू सेल्फ हीलिंग की अप्रोच, ये आपके अंडरलाइन रूट कॉजेस से स्टार्ट करती है आपका बिहेवियर डेवलप करना। तो दिस इज एन अप्रोच जो कि मेरे व्यू में हमें जिसकी जरूरत होती है कि हम स्लोली एंड स्टेडीली रूट कॉज को पकड़े, पहले अपने इमोशंस पर काम करें, देन अपने थॉट पैटर्न्स पर, एंड देन ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर्स की डेवलपमेंट पर। अब ये चीजें डेवलप कैसे होती हैं, इसकी मिसाल हम एक हदीस से ले सकते हैं कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो आने के बाद वो उसके वो फितरत पर पैदा होता है अपनी, लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई और ये वो बना देते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनिंग कि जब इंसान दुनिया में आता है तो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस करता है, बहुत कुछ ऐसा लर्न कर जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स अडॉप्ट करता है अपने माहौल से, अपनी पेरेंटिंग जो उसकी हुई होती है उससे। हम इसको इस मिसाल से समझते हैं कि जैसे एक बच्चा है, अगर वो खाने की टेबल पर बैठा है और उससे गलती से ग्लास टूट गया गिर के, तो वो अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपने इमोशन, अब ग्लास का गिरना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, इट्स अनसर्टेन, यू नो, आप इसको कहें कि एक नेचुरली ऐसा हो जाता है कि हम बैठे हैं और ग्लास को हाथ लग गया, वो गिर गया, तो इट्स नॉट अ थिंग कि जिसके लिए बच्चे को सजा दी जाए। बट वो सजा कहाँ से आती है, अगर एक मदर जो है वो अपने बच्चे को मारती है, उसके जवाब में थप्पड़ लगा देती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तो इट डजंट मीन कि उस बच्चे ने कुछ रॉन्ग किया, इट मीन्स कि वो माँ जो है वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाई, उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद नहीं थी। क्यों? मे बी उसने क्यों ऐसा किया, मे बी शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, सारा दिन काम करके वो थकी हुई थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, और उसने वो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे के ऊपर निकाल दी, एक अनसर्टेन चीज पेश आई तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकल गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट के उस इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और इमोशनल डिसरेगुलेशन को मॉडल कर लेता है अपने पेरेंट्स से। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि अब वो बच्चा जो है वो एंजाइटी, फियर वहां से अडॉप्ट कर जाएगा फीलिंग्स, और मे बी ये फीलिंग उसकी बाकी जिंदगी में रिक्रिएट होती रहे डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है, मे बी वो बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए अपने आप को जिंदगी में ब्लेम करता रहे जो इन एक्चुअल उसकी गलती नहीं है, जिसके लिए वो अपनी जात का जो कॉन्फिडेंस है यहाँ से वो शैटर हो जाता है एक बच्चे का। तो ये आप कह लें कि डेवलपमेंटल ट्रॉमा की एक कंडीशन होती है, एक डेवलपमेंटल स्टेज पर एक वूंड है, इमोशनल वूंड है जो उस बच्चे ने वहां से अडॉप्ट कर लिया। नाउ सेल्फ हीलिंग क्या करती है कि आपके ऐसे वुंड्स को डिस्कवर करने का काम होता है, यानी प्रेजेंट लाइफ में जो रिक्रिएशन हो रही है इस तरह की किसी भी फीलिंग की, और इस फीलिंग के साथ वो बच्चा एक नेगेटिव थॉट पैटर्न भी अडॉप्ट कर लेगा, एक नेगेटिव बिलीव अडॉप्ट कर लेगा, मे बी अपनी जात के बारे में कि आई एम नॉट इनफ, मुझसे तो कोई काम ठीक तरीके से नहीं होता, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में अपीयर हो रही होती है, हम फील कर रहे होते हैं अपनी जात के बारे में। तो एक नेगेटिव बिलीफ वो बच्चा अपनी जात के बारे में अडॉप्ट कर लेता है कि मैं मुजरिम हूँ, अपने माँ बाप को, मेरी माँ को गुस्सा मेरी वजह से आया, ठीक है, फला अगर ये करता है तो वो मेरी वजह से करता है। सो हम लोगों के जज्बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना यहाँ से सीख जाते हैं और हमारे ऐसे बहुत से थॉट पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते जिंदगी में, बहुत सारी जगहों पर हम जो है वो
फेलियर का शिकार हो रहे होते हैं, या हमारे बिहेवियर्स उसके ऊपर अनहेल्दी बिहेवियर्स, अनहेल्दी हैबिट्स हमारी पर्सनैलिटी में अपीयर हो रही होती है। तो यहाँ पर हम सेल्फ हीलिंग में वो जो प्रेजेंट लाइफ में जो बिहेवियर्स होते हैं उनके थ्रू हम अंडरलाइन चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, कॉजेस को डिस्कवर करके उनकी हीलिंग पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे जितने भी हमारी ज़ात के अंदर बिहेवियर्स होते हैं वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। इसी तरह हम बाज़ औक़ात कोई नॉलेज हासिल करते हैं और उस नॉलेज को हमने क्रिटिकली प्रोसेस नहीं किया होता, समटाइम्स हम एज इट इज़ ले लेते हैं। और एज इट इज़ क्यों ले लेते हैं? क्योंकि एक क्रिटिकली हमें चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर कंट्रोल पेरेंटिंग है, टीचिंग में भी हम ये देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम है हमारा एजुकेशन सारा, जहाँ पर आपको अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो अब जब अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त एक बच्चे को नहीं मिलती, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न उसके अंदर डेवलप ही नहीं होता। यानी वो जो चीज़ भी अपने माहौल से, अपनी नॉलेज से सीखता है, वो उसको एज इट इज़ प्रैक्टिस करने लग जाता है, वही उसका बिलीफ बन जाता है, उसी से उसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। तो क्या होता है कि वो उसी के ऊपर उसके बिहेवियर्स अपीयर हो रहे होते हैं। तो जो हीलिंग का प्रोसेस है उसके अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं कि अपने पैटर्न्स को हम एनालाइज करते हैं, पहले फीलिंग के ऊपर काम करके इमोशनल रेगुलेशन को लर्न करते हैं एंड देन अपने थॉट पैटर्न को हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पर कैसे काम करना है हम वो सीखते हैं इसमें। तो जैसे जैसे हम ये सब करते हैं हमारे न्यू पैटर्न्स डेवलप होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के, और हम अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली मूव करना सीखते हैं। हम जज्बात के ऊपर हमने बात की कि हमारे जज्बात जो हैं वो हमारे फिजिकल लेवल पर होते हैं। आज से कई साल पहले जज्बात और सोचों को एक ही चीज तस्वुर किया जाता था कि जज्बात और सोचें एक ही है, इंसान की पर्सनैलिटी सिर्फ सोच पर मबनी है और सोच को ही जज्बात कहते हैं। जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये अब न्यू रिसर्चेस से ये सब कुछ प्रूव हो गया है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं ये हमारे फिजिकल लेवल पर होते हैं और जो थॉट्स होती हैं वो बिल्कुल एक अलग चीज है। तो इमोशंस आपके क्या होते हैं? जैसे फीलिंग्स जो हैं वो आपकी हेट्रेड की फीलिंग्स होती हैं, डिसगस्ट की फीलिंग हो सकती है, एंगर, गुस्सा, ये एक फीलिंग है, फियर, खौफ का महसूस होना, दिस इज अ फीलिंग, जज्बा। इसी तरह टेरर, ग्रीफ, गम, दुख, एंजाइटी यानी घबराहट, शाउटिंग, आर्ग्यूइंग, ये सारी चीजें, क्राइंग, इंसल्टिंग, हाइडिंग, ये हमारी फीलिंग से आती हैं, जज्बात से आती हैं, और इसका कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सपीरियंस होता है। जैसे गुस्सा जब हमें आता है तो बाज लोगों का चेहरा सुर्ख हो जाता है, बाज लोगों को स्वेटिंग होने लगती है, बाज लोगों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, चेस्ट में पेन होती है, डिफरेंट इस तरह के ब्रीदिंग में ट्रबल होती है। तो कोई ना कोई सिम्टम हमारे जज्बे के साथ अपीयर होता है। इट मीन्स इट इज अ साइन कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। जब हम गुस्सा फील करते हैं तो अब ये हमारे अंदर कुछ बरपा है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हमारे अंदर होता है वो क्या होता है। तो अंडरस्टैंड करेंगे हम इसके लिए अपने नर्वस सिस्टम की वर्किंग को, कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, एंड रिएक्शंस टू द आउटसाइड इमोशनल और फिजिकल थ्रेट, यानी बाहर से जब हमें इमोशनल या फिजिकल थ्रेट कोई ना कोई लाहक होता है तो उसके नतीजे में हमारा नर्वस सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वो वर्कआउट करता है। तो फीलिंग्स की फिजिकल रियलिटी होती है, यानी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। नर्वस सिस्टम जब भी कोई खतरा परसीव करता है तो वो कॉर्टिसोल और एड्रीनालिन जो है उसको रिलीज करता है, और इसका एक पर्पस होता है जिसको हम आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह हमने नॉन फिजिकल रियलिटी पर भी थोड़ी सी बात की कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो ब्रेन वर्किंग और सबकॉन्शियस माइंड
ब्रेन की वर्किंग है आपकी फिजिकल रियलिटी, और सबकॉन्शियस माइंड, लाशऊरी जो जहन आपका होता है पार्ट, वो है आपकी नॉन फिजिकल रियलिटी। और ये दोनों की वर्किंग मिलकर आपके जो इमोशनल स्टेट है उसको जन्म देती है। तो हम इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, आप लोग अगर क्वेश्चन करना चाहें तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके, या किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप अनम्यूट करके दरम्यान में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि जस्ट आप लेक्चर सुनते जाएं। तो इट्स अ इंटरैक्टिव डिस्कशन बेस्ड। सो अंडरस्टैंड करेंगे हम ब्रेन की वर्किंग को। ब्रेन जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे अंदर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक्टिव होकर हमारे ब्रेन का जो सारा मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करते हैं। ऑलमोस्ट एक इंसान के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कनेक्ट होकर एक पूरा एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं। ठीक है, न्यूरल पाथवेज कंटेन, लेकिन पहले रिसर्च, न्यूरल पाथवे क्या होता है? न्यूरल पाथवे आपके पैटर्न्स को डेवलप करता है, यानी आपके अंदर जो सोचों के बिलीव्स और जो चीजें डेवलप हुई होती हैं वो न्यूरल पाथवेज बने होते हैं बाकायदा। यानी आपके एनवायरनमेंट से एक मैसेज जो बार बार आपके दिमाग को रिसीव होता है, आपके दिमाग में न्यूरॉन्स उस मैसेज को रिसीव करते हैं और उसका एक पूरा न्यूरल पाथवे डेवलप कर देते हैं। जैसे एक बच्चा जो है उसको अगर बार बार ये मैसेज मिला अपने माँ बाप की तरफ से कि तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तो जब ये मैसेज बार बार उसको सुनने को मिला तो अब उसका एक बिलीव, एक पूरा न्यूरल पाथवे डेवलप हो जाता है कि मैं नालायक हूँ। ठीक है, और इसी की बुनियाद पर फिर उसका रवैया डेवलप हो रहा होता है। अब पहले जो साइंटिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि ये न्यूरल पाथवेज सिर्फ हमारी अर्ली स्टेजेस पर डेवलप होती है और एक बार जब डेवलप हो जाती है तो फिर सारी जिंदगी वर्किंग उसी पर होती है। लेकिन जितनी भी हमारे MRIs और न्यू रिसर्चेस ब्रेन के ऊपर आई, उन सब ने ये प्रूव कर दिया कि न्यूरल पाथवेज जो है वो फिक्स्ड नहीं होते, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी चेंज होने की एबिलिटी मौजूद होती है। और जिस तरह कांस्टेंट मैसेज से हम एक बिलीव को लर्न करते हैं, उसी तरह हम कांस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू एक बिलीव को अनलर्न भी कर सकते हैं और एक नया बिलीव अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे न्यूरल पाथवे के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की सलाहियत मौजूद होती है, जो कि इंसानी दिमाग में एक लचक की सलाहियत है। और नाउ इट इज प्रूव के अपनी तमाम जिंदगी किसी भी स्टेज पर इंसान अपने पैटर्न्स के ऊपर काम कर सकता है। जब भी जिंदगी में वो चाहे, वो अपनी जात की पहचान के थ्रू रिकग्नाइज करके अपने अंदर के नेगेटिव पैटर्न्स को, उनकी तब्दीली के ऊपर काम कर सकता है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज देयर और इसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ चीज़ें, टेक्निक्स होती हैं जो हम सेल्फ अवेयरनेस के बाद अप्लाई करके अपने पैटर्न्स के ऊपर जिनके थ्रू काम कर सकते हैं। सो टू फील और थिंक डिफरेंटली you need to process the old information consciously. अब इसके लिए करना क्या पड़ता है कि जो ओल्ड पैटर्न लर्न किया हुआ है एक इंसान ने, न्यू पैटर्न डेवलप करने के लिए शऊरी तौर पर उस इंफॉर्मेशन को, नई इंफॉर्मेशन को लर्न करना पड़ता है। पहले तो शऊर में ये चीज लानी पड़ती है कि एक पैटर्न आपका डेवलप कैसे हुआ, और उसको एनालाइज करना होता है कि ये जो डेवलप्ड पैटर्न है, इज इट ओके और नॉट। ठीक है, हम उसको रिजेक्ट करेंगे या वो हमें सर्व कर रहा है हमारी जिंदगी में, तो हम उसको एनालाइज करते हैं एंड देन विल अनलर्न करने के बाद हम न्यू इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं और शऊरी तौर पर उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे न्यू पैटर्न्स डेवलप होते हैं। सो ये हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर एक पैटर्न्स को लेकर ये वर्किंग होती है। हम ये देखते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर जज्बात को लेके क्या प्रोसेस होता है। हमारे दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं,
इंसानी दिमाग के दो पार्ट्स होते हैं, एक अमिगडाला होता है जिसको हम यानी एक तमसीलन हम रेड ब्रेन कह लेते हैं, और एक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। तो अगर आप ब्रेन की पिक्चर को अगर गूगल करें या देखें तो आपको नजर आएगा कि हमारे ब्रेन में एक रिंकल्स वाला बहुत बड़ा पार्ट होता है। ये जो रिंकल्स वाला पार्ट होता है ये आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिसको रीजनिंग ब्रेन कहते हैं, सोचने समझने वाला दिमाग, क्रिएटिव ब्रेन। तो ये आपका ग्रीन, हम इसको तमसीलन ग्रीन ब्रेन कह लेते हैं कि ये ग्रीन ब्रेन पार्ट होता है। और अमिगडाला जो होता है ये आपका जज्बाती ब्रेन होता है, ठीक है। अमिगडाला का पार्ट बहुत छोटा सा होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंसान को बहुत ज्यादा दिया गया है। यानी इंसान एक लॉजिकल बीइंग है, इंसान के अंदर सोचने समझने, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत पाई जाती है। तो ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू होता है। बट इस ब्रेन की वर्किंग कुदरती तौर पर इस तरह की है कि जब आपका अमिगडाला ओपन होता है, यानी जब आप किसी जज्बाती स्टेट में होते हैं, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शट हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत शट हो जाती है उस स्टेट में। और अनलेस एंड अनटिल आप अपनी इमोशनल स्टेट को प्रोसेस नहीं करते, आपका अमिगडाला जो है उसके हार्मोनल सिस्टम जो पैदा हो रहा होता है वो जब तक बंद नहीं होता, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन है, जो सोचने समझने वाला दिमाग है, वो ओपन नहीं होता। तो दिस इज प्रूव्ड फ्रॉम MRIs रिसर्चेस कि इंसान के दिमाग की वर्किंग इस तरीके से होती है। और यही वजह होती है कि जो सेल्फ हेल्प की हमने बात की कि जो लोग सिर्फ बिहेवियर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और इमोशनल स्टेट के ऊपर काम नहीं करते, अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है, तो उन लोगों के अंदर की जो तकलीफ होती है वो दूर नहीं हो पा रही होती, ठीक है। बिकॉज कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है उसके अंदर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अगर आप जबरदस्ती काम करवाएंगे वो